आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस के अंदर ये चंद राजवंश की सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंदर ये 13वां पार्ट है। इससे पहले इस पार्ट में अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, दीपचंद 57वें चंद शासक के रूप में सन 1747 ईस्वी में चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा और इसने सन 1747 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कल्याण चंद पंचम ने शिवदत्त जोशी से ये वादा लिया था कि उसके मृत्यु के उपरांत उसका मंद बुद्धि जो बेटा है दीपचंद, वही चंद राजवंश की गद्दी पर बैठना चाहिए। इसी के तहत शिवदत्त जोशी ने सन 1747 ईस्वी में कल्याण चंद पंचम की मृत्यु के बाद दीपचंद को चंद राजवंश की गद्दी पर बैठाया था। दोस्तों, इतिहास का जो हैमिल्टन है वो दीपचंद को गूंगा शासक कहते हैं। यहाँ पर गूंगा शासक कहने का आशय ये है कि दीपचंद अति मंद बुद्धि का व्यक्ति था। अगर उसके पास कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए जाता था तो वो मना नहीं कर पाता था, यानी कि गूंगे के समान व्यवहार करता था। इसी कारण से जो इतिहासकार हैमिल्टन है उसे गूंगा शासक कहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आएगा, चंद राजवंश का वह कौन सा शासक है जिसे हैमिल्टन द्वारा गूंगा शासक कहा गया है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों दीपचंद। दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कल्याण चंद पंचम ने रंगीला से भेंट करने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर के इस ऋण को चुकाने के लिए दीपचंद ने 8 गांव दान कर दिए थे। तो दोस्तों, याद रखेंगे कि जागेश्वर मंदिर का ऋण चुकाने के लिए 8 गांव किस चंद शासक ने दान किए? वो था दीपचंद। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कल्याण चंद ने दीपचंद का संरक्षक के रूप में शिवदत्त जोशी को नियुक्त किया था। इसी कारण से शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। तो दोस्तों, शिवदत्त जोशी दीपचंद का क्या था? संरक्षक था। और दीपचंद क्या था? मंदबुद्धि का था। इसी के कारण जो वास्तविक सत्ता थी वो शिवदत्त जोशी के हाथों में थी। दोस्तों, शिवदत्त जोशी के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा। शिवदत्त जोशी मेहरा दल का व्यक्ति था। ठीक है ना। जब दीपचंद को शिवदत्त जोशी ने चंद वंश की गद्दी पर बैठाया तो फटियालों ने इसका विरोध किया, क्योंकि आपको मालूम है कि चंद राजवंश में 2 दल बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मेहरा दल और फटियाल दल। मेहरा दल वाले दीपचंद को शासक बनाना चाहते थे, जबकि फटियाल दल वाले अमर सिंह रौतेला को राजा बनाना चाहते थे। इसके कारण जो फटियाल दल था उसने दीपचंद के शासक बनने का क्या किया? विरोध किया और षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, शिवदत्त जोशी का चोरगलिया नामक स्थान पर अमर सिंह रौतेला और अपने भतीजे हरिराम जोशी से क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें अमर सिंह रौतेला और हरिराम जोशी युद्ध हार गए थे और शिवदत्त जोशी इस युद्ध को जीत गया था। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? फटियालों का गदर कहते हैं। दोस्तों, मैं हरिराम जोशी के बारे में बताना चाहूँगा कि हरिराम जोशी शिवदत्त का क्या था? भतीजा था। जब शिवदत्त दीपचंद के संरक्षक के रूप में राज सत्ता को संभाल रहा था, तब शिवदत्त ने अपने भतीजे हरिराम जोशी को तराई का दीवान नियुक्त किया था। परंतु जो हरिराम जोशी था वो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और शिवदत्त जोशी जैसा सम्मान दरबार में चाहता था। इसी के कारण हरिराम जोशी ने क्या किया? अब वो दीवान का पद छोड़ दिया और फटियाल धड़ में शामिल हो गया। जब फटियाल धड़ में शामिल हो गया तो इसकी मुलाकात हुई थी किससे? अमर सिंह रौतेला से, जिसको क्या करना चाह रहे थे? फटियाल दल वाले राजा बनाना चाह रहे थे। और इसने अमर सिंह का साथ इसलिए दिया क्योंकि ये सोचता था कि अमर सिंह रौतेला जब शासक बनेगा तो मुझे शिवदत्त जैसा पद और सम्मान दरबार में मिलेगा। इसी के चलते हरिराम जोशी ने अमर सिंह रौतेला का साथ दिया। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह रौतेला और हरिराम जोशी का जब क्या हुआ? शिवदत्त के साथ युद्ध हुआ और युद्ध हार गए तो हरिराम जोशी और अमर सिंह रौतेला कुमाऊं छोड़ के कहाँ भाग गए? गढ़वाल भाग गए और उन्होंने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के वहाँ क्या ली? शरण ली और प्रदीप शाह को बोला कि आप कुमाऊं पर क्या करो? हमला करो। ठीक है, परंतु
प्रदीप शाह ने कुमाऊं पर हमला करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वो दीपचंद को अपने भाई के समान मानता था। ठीक है। अब जो हरिराम जोशी था उसने चूंकि प्रदीप शाह को कुमाऊं पर हमला करने के लिए उकसाया था, इस कारण से इस घटना को क्या बोला जाता है, जोशी उल्कापात कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो दीपचंद था वो काफ़ी ही मंद बुद्धि का व्यक्ति था। उसको प्रदीप शाह की बड़प्पन की बात समझ नहीं आई और उसने अपनी मंद बुद्धिता के कारण शिवदत्त जोशी को कहा कि आप क्या कर दो, गढ़वाल पर आक्रमण कर दो। इसी के तहत शिवदत्त जोशी ने सन 1773 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और इसका सामना हुआ गढ़वाल के सेनापति नरपति गुलेरिया से। और शिवदत्त जोशी और नरपति गुलेरिया के बीच टंबा दौंड नामक स्थान पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें नरपति गुलेरिया क्या हो गया था, युद्ध हार गया था। दोस्तों, शिवदत्त जोशी काफ़ी ही कूटनीतिज्ञ था, जिसके कारण उसने क्या किया, जो रोहेल थे उनसे बचने के लिए नजीबाबाद के शासक नजीब खां से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो रोहेलखंड के जो राजा थे वो लगातार चंद राज्य में क्या करते थे, आक्रमण करते रहते थे और उसे लूटते रहते थे। ठीक है ना। इससे बचने के लिए शिवदत्त जोशी ने क्या किया, नजीबाबाद के शासक नजीब खां से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। आपको पता ही है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। और ये युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। अहमद शाह अब्दाली के कहने पर नजीब खान ने क्या किया, पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया और जब ये युद्ध के लिए जा रहा था, इसने शिवदत्त जोशी को बुलाकर नजीबाबाद का संरक्षक शिवदत्त जोशी को नियुक्त किया। परंतु शिवदत्त जोशी ने नजीबाबाद का जो संरक्षक है वो अपने बेटे हर्षदेव जोशी को नियुक्त कर दिया था और हर्षदेव जोशी यहाँ पर संरक्षक के रूप में 3 माह तक रहा था। अहमद शाह अब्दाली के कहने पर चंद सेना ने भी पानीपत के युद्ध में क्या किया था, भाग लिया था और चंद सेना का जो सेनापति था वो था बीरबल नेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीरबल नेगी के नेतृत्व में चंद सेना ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। ठीक है ना। पानीपत के मैदान में जो चंद सेना थी वो रोहिलखंड के जो सरदार था हाफिज रहमत खां, उसके अंडर काम करती थी। अब आपको मालूम है कि जो रोहिलखंड का जो राजा था, ये सरदार जो सेनापति होते थे, वो चंद राज्य पर लगातार क्या करते रहते थे, आक्रमण करते रहते थे, जिसके कारण जो चंद सेना थी उनको जो हाफिज रहमत खां के अधीन रहना पसंद नहीं आया। ठीक है ना। परंतु जो चंद सेना थी वो पानीपत के युद्ध में कहा जाता है कि काफ़ी प्रभावी ढंग से लड़ी थी। दलीप चंद की बड़ी रानी दिलीप मंजरी या फिर दिलीप सुंदरी की मृत्यु के बाद दीपचंद ने क्या किया, दिलीप मंजरी की अष्टधातु से एक 4 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई। कहाँ बनवाई, जागेश्वर में। तो क्वेश्चन आएगा, दिलीप मंजरी की अष्टधातु से बनी 4 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है, तो वो है जागेश्वर में। और किसने बनाया था इसको, दीपचंद ने। ठीक है। सन 1760 ईस्वी में दीपचंद की जो छोटी रानी थी श्रृंगार मंजरी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो श्रृंगार मंजरी राजकाज में क्या करने लग गई, हस्तक्षेप करने लग गई, यानी कि दखल देने लग गई। इसी के दखल के चलते क्या हुआ, श्रृंगार मंजरी को फड़त्याल दल ने शिवदत्त जोशी को दीवान पद से हटाने की बात कही, परंतु श्रृंगार मंजरी ने शिवदत्त जोशी को दीवान पद से नहीं हटाया। लेकिन क्या हुआ कि फड़त्याल दल ने क्या कर दिया, शिवदत्त जोशी और उसके 2 बेटों की क्या कर दी, हत्या करवा दी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फड़त्याल दल के कहने पर बाद में श्रृंगार मंजरी ने क्या किया, मोहन सिंह गुसाई नाम के व्यक्ति को सेनापति पद पर नियुक्त किया और परमानंद बिष्टु को दीवान पद पर नियुक्त किया। जैसे ही मोहन सिंह गुसाई सेनापति पद पर नियुक्त हुआ, उसने मौका मिलते ही राजा और रानी यानी कि श्रृंगार मंजरी और दीपचंद को क्या बना दिया, बंदी बना दिया और जेल में डाल दिया। ठीक है। और बाद में सन 1777 ईस्वी में दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों की, उदय और सुजान जिनका नाम था, उनकी हत्या कर दी। रानी को तो पहले ही ठिकाने लगा चुका था, बाद में दीपचंद और उसके 2 पुत्रों की कर दी, हत्या कर दी। और हत्या के बाद
स्वयं को चंद राजवंश का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए चंद राजा के साथ, तब तक के लिए बाय।